कैमरामैन हबीब आपको दिखाएंगे कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है जहाँ पर ये स्थिति है। यहाँ पर आग लगी हुई है और आग बुझाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा जो है यहाँ पर फरक्का एक्सप्रेस था, वो फरक्का एक्सप्रेस में पूरे उसके अधिकांश बोगियों में आग लगा दी गई है। अजंता एक्सप्रेस के अंदर हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं ये बोगी पूरी तरह से जल चुकी है। यहाँ के सीट ना दिख रहे हैं, ना कोई विंडो दिख रहा है, ना कोई कुछ भी नहीं है यहाँ बचा हुआ। सिर्फ थोड़ा आग अभी भी है, वहाँ पे धुआं भी दिख रहा है। इस समय बीजेपी के ऑफिस के बाहर आप देख सकते हैं कि भारी भरकम पुलिस की तैनाती है। सुबह से ही यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए थे, राइट कंट्रोल व्हीकल्स यहाँ पर मौजूद हैं और सभी सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स के साथ पुलिस यहाँ पर सुबह से तैनात है ताकि किसी भी तरह की जो हिंसा है वो यहाँ पर ना भड़के। बहुत से दंगाई करीब 200 से 300 संख्या में आए और इस गेट से सीधे वो एंट्री करते हुए आया और उन्होंने सीधे कहा कि पहले जो योगी ने लॉन्च किया है पहले उस पर टारगेट करो। अच्छा जी, उन लोगों ने बाकी सारी बसें खड़ी थी, उसको कोई नुकसान नहीं। तो विरोध कर रहे हैं तो जो पुलिस है वो उनको यहाँ से हटा रही है, ले जा रही है, क्योंकि आईटीओ पर किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। बनारस में भी अगर हम आपको बताएं तो आप देख सकते हैं कि जो है तकरीबन 100 के जैसे कि ज़्यादा संख्या में छात्र लड़के जो हैं वो निकले और निकल करके आए और आ करके वो जो है रास्ते भर चलते हुए जो भी चीज़ मिला उसको उन्होंने अपना निशाना बनाया। नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और आपने देखा अग्निपथ योजना पर किस तरह से हिंसा फैली हुई है, आक्रोश है। युवाओं का विरोध प्रदर्शन कई जगह पर इतना आक्रोशित हो गया है कि हिंसा की सीमाएं लांघ दी गई हैं। ट्रेन बसों में आग लगा दी गई है। सिकंदराबाद में 1 की जान गई, 15 घायल हो गए हैं। प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने पहले बैच की जो उम्र सीमाएं 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी। सेना में भर्ती के सपने लिए लाखों युवाओं के सपनों पर ये योजना खरी नहीं उतर रही है। बहरहाल जो सरकार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आंदोलन की वजह से पिछले 2 दिनों में 157 ट्रेनों पर असर पड़ा है। अब तक 110 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। आंशिक तौर पर 47 ट्रेनें रद्द की गई हैं। पिछले 2 दिनों में 62 मेल एक्सप्रेस और 95 पैसेंजर ट्रेनों पर असर पड़ा है। 11 जगहों से रेलों में आग लगाने की खबरें आई हैं और 3 जगहों पर रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। आइए आगे बढ़ने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का क्या कहना है सुन लेते हैं। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। और इस पूरे मामले को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए प्रकाश सिंह हमारे साथ, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है कि पुलिस रिफॉर्म्स हो। बहरहाल वो नहीं हुआ, कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन अब जिस तरह से एक अरसे से भर्तियां सेना में रुकी हुई थी और हमारे देश में जिस तरह से पुलिस, वैसे ही सेना में लाखों युवाओं का सपना होता है सेना में जाना। लेकिन जो ये नई अग्निपथ योजना आई है, आप उसे कैसे देख रहे हैं? योजना अपनी जगह बिल्कुल सही है और आधुनिकीकरण के दिशा में एक ठोस कदम है। दुनिया भर में ये ट्रेंड चल रहा है कि सेना में बहुत ज्यादा आदमियों की जरूरत नहीं है। अभी देखिए, चाइना ने करीब 2 मिलियन 20 लाख करीब अपनी सेना की संख्या कम कर दी है
और वो ये सही जो एम्फेसिस है उनकी और हमारी भी होनी चाहिए कि अब कैपिटल एक्सपेंडिचर करके आधुनिक हथियार, आधुनिक साज सज्जा से सेना को लैस किया जाए, उसको टेक्नो सेवी बनाया जाए, तकनीकी दृष्टि से वो सक्षम हो, साइबर वॉरफेयर लड़ सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी हो, ड्रोन्स का युद्ध कर सके। अब देखिए लड़ाई का स्वरूप बदल रहा है और उस स्वरूप को बदलते हुए हम अब अधिक जनशक्ति की नहीं बल्कि अधिक दिमाग की जरूरत है और अधिक वैज्ञानिक उपकरण जो उपलब्ध हो रहे हैं उनके प्रयोग की जरूरत है और उसके लिए हमें ज्यादा पढ़े लिखे और कम सैन्य शक्ति की सेना चाहिए। उसी दिशा में आपने एक बहुत अहम बात बोली कि अब हमें सेना में ज्यादा जनशक्ति की जरूरत नहीं है, ज्यादा संख्या बल की जरूरत नहीं है, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, दिमाग का ज्यादा प्रयोग है, उपकरणों को ज्यादा बेहतर बनाना है। तो एक तरह से एक ये बड़ी बात आप ये समझा रहे हैं कि सरकार की मंशा इस समय ये है कि ज्यादा से ज्यादा सेना में भर्तियों की जो संख्या उसको नंबर को घटाया जाए, क्योंकि एक ये भी कहा जा रहा है सरकार पेंशन नहीं देना चाहती। 20 लाख तो विधवाओं का पेंशन है, तो पेंशन का बोझ बहुत कम है। तो एक तरह से स्कीम इसलिए लाई गई है कि 4-5 साल काम करें, युवा करें, कुछ हाथ में पैसा हो, उसके बाद वो लोग निकलें और 25% ही इसमें से रिटेन किया जाए। तो जो एक सेना में जॉब सिक्योरिटी सरकार जो एक तरह से क्यों जाना चाहती थी सरकारी नौकरियों में, एक जॉब सिक्योरिटी, एक सुरक्षा की जो भावना होती है वो इस पे पूरी नहीं हो पा रही, क्या उसका नतीजा आप देख रहे हैं जो इतना आक्रोश है? देखिए हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। ये भारतीय सेना कोई नौकरी मतलब नौकरी पेशे के लिए मनरेगा जैसी कोई स्कीम नहीं है कि आप अनएम्प्लॉयड हैं तो चलिए उसमें शामिल हो जाइए और आपको अब आप नौकरी आपकी गारंटीड है और पैसा आपको गारंटीड है। ये सेना में केवल फिटेस्ट आदमी एकदम जैसा कि आर्मी के वाइस चीफ ने कहा बेस्ट ऑफ द बेस्ट 25% केवल रखे जाएंगे और बाकी लोग फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, स्टेट पुलिस में और अन्य योजनाओं के अंतर्गत उनको कहीं ना कहीं सरकार एब्जॉर्ब करेगी। इस समय मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जो चिंता, 2 बातों की चिंता थी जिसको लेकर आक्रोश उठा। एक तो यह है कि 2 साल भर्तियां नहीं हुई है तो बहुत से लोगों को ये लगा कि हम तो ओवर एज हो गए, अब तो हम आर्मी में भर्ती के लिए जा भी नहीं सकते। तो सरकार ने उसके लिए 2 साल आपकी अवधि बढ़ा दी, 21 से 23 तक कर दिया, तो वो बात अपनी जगह हो गई। तो अब अब जो मुख्य बात जो रह जाती है जिसको लेकर लोगों में चिंता है और थोड़ा सा आशंका है वो यह है कि हम 4 साल के बाद जब डिमोबिलाइज हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो सरकार ने ऐसे रास्ता तो दिखा दिया है कि आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में ले जाएंगे, स्टेट पुलिस में ले जाएंगे वगैरह वगैरह, परंतु उसमें अभी भी लोगों को शंका है कि भाई हमको प्रेफरेंस तो दी जाएगी पर कोई गारंटी तो है नहीं कि ली जाएगी कि हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में एब्जॉर्ब किए जाएंगे। मेरे ख्याल में सरकार अगर ये जो पोस्ट डिमोबिलाइजेशन जो है, जब मतलब वहां से आर्मी से 75% जो निकलेंगे इनको कैसे इनको अलग अलग जगहों पे समायोजित किया जाएगा और इनके एम्प्लॉयमेंट की गारंटी कुछ सरकार स्पष्ट रूप से दे दे तो मैं समझता हूँ जो आशंका है और जो भय है वो भी थोड़े समय में दूर हो जाएगा। बिल्कुल, आपने ये एक बहुत अहम बात कही। आप सरकार को सुझाव क्या देना चाहेंगे, क्योंकि अब लगातार हम चैनल पे बहुत बड़े बड़े दिग्गज तमाम आ रहे हैं जो सेना के पूर्व लोग हैं, वो एक तरह से सुझाव दे रहे हैं, वो सरकार को कह रहे हैं आप 25% से बढ़ाकर जो वाकई लिए जाएंगे क्या उसमें बदलाव सरकार कर सकती है, उस पर जरा विचार करे सरकार। तमाम और सुझाव दिए जा रहे हैं, आपका क्या सुझाव रहेगा सरकार को इस सिलसिले में, इस योजना में? अगर जिस तरह से आज ये खबर आई कल देर रात की किस तरह से इस बैच के लिए 1 साल के लिए ये आयु सीमा है वो बढ़ा दी गई, 23 साल कर दी गई है, तो क्या सुझाव आप देना चाहेंगे सरकार को? देखिए सुझाव 2 हो सकते हैं। अब सरकार इस पे कहां तक विचार करेगी या नहीं, 25% से बढ़ा के अगर वो 40 से 50% तक कर देंगे और बाकी का परसेंटेज कम हो जाएगा, एक तो ये सुझाव। दूसरा ये सुझाव कि जो आदमी 4 साल की सर्विस के बाद सेना से अलग होते हैं, वो चाहे 50% हो या 75% हो, इनके एम्प्लॉयमेंट की गारंटी की सरकार को जिम्मेदारी ली और कुछ ऐसा लगे जो सर्विस में ज्वाइन कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो हम आर्मी में ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आर्मी में नहीं हुए तो भी हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी और सिविल साइड में मिल जाएगी या पुलिस में मिल जाएगी या पैरामिलिट्री में मिल जाएगी। ये मन में अगर उनके आश्वासन हो जाए तो मैं समझता हूँ जो इस समय आक्रोश हमें देखने को मिल रहा है और आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हो रही, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये जो दूसरा सुझाव है सर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यही भरोसा सरकार की तरफ से दे दिया जाए ये तो बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, हमने देखा एमएल खट्टर, योगी आदित्यनाथ, तमाम लोग कह रहे हैं
अभी हम रिपोर्ट भी दिखाएंगे। शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं कि भाई हम आपको पुलिस में जो और जो नौकरियां होती हैं सुरक्षा से जुड़ी हुई वहां पे ले लेंगे, लेकिन ये एक वादा है, उसमें कहा जा रहा है कि आपको तवज्जो दी जाएगी जो ये लोग 75% निकलेंगे। एक ठोस आश्वासन नहीं है, लिखित तौर पर एक वो नहीं है, उसकी जरूरत है। आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ उसी को कुछ मतलब सरकार ये बता दे कि हमारा ये एक जैसे आर्मी अफसर्स का रिहेबिलिटेशन का कमीशन एक बॉडी होती है, उसी तरह इनको भी बाद में नौकरी देने के लिए एक अलग संस्था बना दी जाए। ये संस्था इनकी ये गारंटी करेगी कि इनको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती है, और इस तरह की कोई बॉडी हो, मतलब ये आश्वासन सरकार की तरफ से चला जाए कि आपको पोस्ट मतलब आफ्टर 4 इयर्स आपकी एम्प्लॉयमेंट की गारंटी हमारी है, और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है आपके प्रयास के बावजूद, आप इकोनॉमी में ऑब्जॉर्व नहीं होते, तो कुछ हम आपको भत्ता देंगे या क्या उतने दिन तक का, जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती। बिल्कुल, और शायद इसी तरह के किसी आश्वासन का, लिखित आश्वासन का इन युवाओं को इंतजार होगा, क्योंकि ये जो हिंसा हो रही है वो अपने आप में बिल्कुल ठीक नहीं है। देश की संपत्ति का ही नुकसान हो रहा है जिस तरह से आगजनी हो रही है, और सरकारें कठोर कार्रवाई की बात कर रही हैं। आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्रकाश सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, उनका भी यही कहना है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से इस अग्निपथ योजना में 25 और 75% का है कि 25% को ही रिटेन करेंगे, तो उनका सुझाव है कि इसको 40 से 50% कर देना चाहिए, और सरकार को जो आगे हैं, जो उनको नहीं लिया जाएगा सेना में, उनको एक लिखित आश्वासन देना होगा कि आप लोगों की नौकरी सुनिश्चित की जाएगी। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, और इसी से जुड़ी हुई हम आपको जो खबर है मध्य प्रदेश ले चलते हैं देश की बात में। अग्निपथ योजना को लेकर हिंसा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, आज इंदौर से भी तस्वीरें आई, और इन सबके बीच जो सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में पुलिस भर्ती में वो अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। ये बयान तब आया जब पूर्व जो फौजी पुलिस भर्ती में 10% कटौती ना मिलने पर आंदोलन कर रहे हैं और कोर्ट में जा चुके हैं। अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती होंगे जिनको अग्निवीर कहा जाएगा। उन अग्निवीरों को मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में भी हम प्राथमिकता देंगे। हालांकि लगता है मध्य प्रदेश के संभावित अग्निवीरों ने मुख्यमंत्री की बातों को अनसुना कर दिया। यकीन करते भी तो कैसे। ये मध्य प्रदेश के पूर्व सैनिक हैं। सरकार ने नियम बनाया था कि पुलिस भर्ती में इन्हें 10% तक आरक्षण मिलेगा। महीनों से आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि इस दफे पुलिस भर्ती में इनका वायदा पूरा नहीं हुआ। 6000 पद निकले थे। नियमतः 601 पद एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित होना था, लेकिन हुए सिर्फ 6। मामला जबलपुर हाई कोर्ट में है। पहली याचिका मुझे ये निर्देश थे कि एक भी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन का सिलेक्ट नहीं हुआ। सारे मध्य प्रदेश में 6 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन का उन्होंने बोला। 3000 एक्स सर्विसमैन सिलेक्ट होने थे, सिर्फ 6 व्यक्ति सिलेक्ट हुए। रूल 1.15.2 में लिखा हुआ है 5 गुना एक्स सर्विसमैन, तो 5 गुना एक्स सर्विसमैन 3000 होते हैं। आपने 3000 कैंडिडेट नहीं सिलेक्ट किए, दिस इज इलीगल। तो हाई कोर्ट ने वो मेरी जो प्रथम याचिका है उसमें नोटिस जारी करके ये बोला इस याचिका के अंतिम आदेश के अध्याधीन जो भी सिलेक्शन प्रोसीडिंग है रहेगी। मामला सिर्फ पुलिसकर्मियों की भर्ती का नहीं है। सरकारी सपनों के सामने हकीकत ये भी है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा यानी राज्य सेवा परीक्षा 2021 के प्रीलिम्स 19 जून को आयोजित होने जा रहा है, लेकिन 2019 और 2020 का अंतिम परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। 2019-2020 के लगभग 10,000 उम्मीदवार असमंजस में हैं। परीक्षा में देरी से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की उम्र निकल गई है। ये 2018 में अर्धसैनिक बलों के लिए चयनित उम्मीदवार हैं। पैरों में छाले हैं, हाथ में तिरंगा। 45 डिग्री की गर्मी में नागपुर से 50 से ज्यादा युवा दिल्ली की ओर चल पड़े हैं। इन उम्मीदवारों का कहना है कि वो पूरी प्रक्रिया में पास हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। इनकी टी शर्ट पर लिखा है वर्दी दो या अर्थी दो। अग्निपथ योजना शुरू होते ही मध्य प्रदेश के मुखिया का बयान आ गया। ये और बात है कि पूर्व सैनिकों के मामले में बार बार पूछने पर भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
ये भी और बात है कि मध्य प्रदेश में अकेले सरकारी स्वीकृत पद ही 1 लाख से ज़्यादा हैं जो खाली हैं। शिक्षक से लेकर पटवारी तक बार बार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल रही है तो सिर्फ लाठियां और ज़्यादा पूछने पर एक नई तारीख। जबलपुर से अपने सहयोगी संजीव चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको सिकंदराबाद के हालात बताएंगे, जहां पर हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई और 15 से ज़्यादा लोग घायल हुए। तो देश की बात में हमारे साथ खास मेहमान हैं बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। जिस तरह से खबर आई है कि बेतिया में आपके घर को नुकसान पहुंचा है, क्या हुआ आपके साथ, बताइए दर्शकों को। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अग्निपथ कार्यक्रम है हमारा, जो इसमें अग्निपथ योजना के तहत में लोगों ने ठीक से समझाया नहीं है और ये विपक्ष के लोगों ने एक बड़ी आग में ढकेल रहे हैं बच्चों को, और बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें जो सार्वजनिक चीजों को तोड़ना या किसी के पर्सनल घर पर अटैक करना, उनके गाड़ी को फूकना, ये सब अच्छी बात नहीं है। अगर सही में समझ में आ जाए बच्चों को, छात्र को, हम तो सीधी सीधी बात करते हैं, हमारे छात्र जज्बा वाले होते हैं, लेकिन ये छात्र नहीं है, ये विपक्ष के गुंडे हैं और इन्होंने, विपक्ष ने तैयार किया है सरकार को अस्थिर करने के लिए। लेकिन ये सरकार जो चट्टान की तरह अस्थिर नहीं होने वाली है। इसलिए उसमें अगर बच्चे ये समझ जाएं कि अग्नि जो पथ है वो हमारा जो है ट्रेनिंग है, ये कौशल प्रशिक्षण है, क्योंकि कौशल प्रशिक्षण हम जब अग्निवीर प्रमाण पत्र दे रहे हैं, कौशल प्रमाण पत्र दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम सेना में भर्ती कर रहे हैं। बच्चों को ये पता लग जाता है कि मैट्रिक पास में 17.5 साल के उम्र से जो हम 21 वर्ष तक काम कर रहे हैं, 3 या 4 वर्षों तक, 22 या 23 के बाद लोग नौकरी में जाते हैं। लेकिन अगर 21-22 में अगर हम बच्चों को बताते हैं कि 17.5 से 4 साल अगर वो ट्रेनिंग लेते हैं तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, इस बात को बच्चों को समझाया नहीं गया है। और यही कारण है कि बच्चे जो काफी अभी उग्र हुए हैं। बच्चे जब कहीं भी कौशल ट्रेनिंग लेंगे तो कौशल का जो प्रशिक्षण होता है उन बच्चों का ज्यादा डिमांड होता है और किसी भी संस्था में उसको पूछा जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ विपक्ष के नेताओं को, जो इतना गुंडागर्दी करवा रहे हैं, इस तरह से जो बच्चों को रोड पे ढकेल दिया है, जो सरकारी संपत्ति को जला रहे हैं, और सरकार की संपत्ति जो है वो आम जनता की गढ़ी कमाई की संपत्ति होती है। आज कितने ट्रेन जलाए गए हैं, तो ये बहुत ही दुखद बात है। लेकिन बच्चों को जब आ जाएगा कि हम प्रथम वर्ष ट्रेनिंग ले रहे हैं तो हमें 30,000 की जो हमारी जो कौशल विकास में पैसे मिलने वाले हैं उसमें हमें 21,000 मिलेंगे, 9,000 हमारा डिपॉजिट होगा, लगभग 2,52,000 उन्हें उस वर्ष मिलेंगे प्रथम वर्ष में। दूसरे वर्ष जब ट्रेनिंग लेंगे तो उनको 33,000 का जो होगा, उनका जो ट्रेनिंग पीरियड में पैसा मिलेगा उसमें 10,000 कटेगा, वो लगभग 2,76,000 रुपए लेंगे। और तीसरे वर्ष जब ट्रेनिंग पूर्ण करेंगे तो उनको लगभग 3 लाख रुपए मिलेगा। 36,000 मतलब उन्हें 28,000 रुपए जो है 25,000 रुपए उन्हें हाथ में मिलेंगे। और चौथे वर्ष जब पूरे करते हैं तो उन्हें पूरे 40,000 के प्रति माह के हिसाब से उनको 12,000 काट के उन्हें 28,000 रुपए मिलेगा। लगभग उनको जो है 3,36,000 रुपए मिल रहे हैं। और जब इतने पैसे मिल रहे हैं, कुल मिला के 4 वर्षों में 11,64,000 रुपए उनको जो है हम ट्रेनिंग पीरियड में दे रहे हैं। और ट्रेनिंग के बाद में जब कौशल हो जा रही है पूरी, उसमें जो अच्छे हो रहे हैं उनको जो है हम 25% की नौकरी भी दे रहे हैं, क्योंकि हमने सबको नौकरी लेके नहीं कहा है। हमने ट्रेनिंग के पीरियड में उनको इंटर पास सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, प्लस उनको जो ट्रेनिंग का जो समय है उसमें हम अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र दे रहे हैं। जहाँ कौशल जुड़ा रहता है वो प्रमाण पत्र होता है, ये कोई अलग से नहीं होता है। और अगर दोनों मिला दिया जाए, भैया सुनो, अगर दोनों मिला दिया जाए तो लगभग 11,64,000 रुपए तो उनको लास्ट में मिलता है।
और दोनों को मिला दें तो कुल 25,35,000 रुपए उन्हें प्राप्त हुए। अब ये बताइए कि उतने पैसे मिलने के बाद और हम जब वहां अगर नहीं भी हैं तो कोई भी आदमी कौशल युक्त लोगों को ढूंढता है कि कौन कौशल वाला आदमी है, और कौशल वाले को जल्दी नौकरियां मिलती है। और इतनी बड़ी, मैं तो चाइना रेणु से जी भी चूक कहना किसकी चाहती है अगर ठीक से नहीं समझा? आपने देखिए, आपने बहुत अच्छी तरह से जो युवाओं को समझाया, जो आपने बात सामने रखी है, लेकिन फिर चूक किसकी है कि अपने युवाओं को हम ठीक से समझा नहीं पाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि युवाओं को मौका कहाँ दिया गया। जिस दिन ये लंच हुआ है उसके दूसरे दिन ये प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये प्री प्लानिंग जो है विपक्ष के लोगों का किया हुआ है। हम तो सीधी सीधी बात करते हैं कि विपक्ष के गुंडे, हमारे छात्र ऐसा हो ही नहीं सकते हैं। ये विपक्ष के गुंडे होंगे जो सरकारी चीजों को नष्ट कर रहे हैं, प्राइवेट घर में सबको नष्ट कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के ऑफिस को लोगों ने टारगेट बनाया है, और ऐसे कुछ नहीं है। अभी आप बताइए अरुणा जी, आपके साथ क्या हुआ? लोग जानना चाहेंगे आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि कल ही जो नवादा की विधायक है अरुणा देवी, उनकी गाड़ी पे नुकसान हुआ था, आज आपके घर पे नुकसान हुआ क्या? जरा बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, घर में जो नुकसान हुआ है, ये लोग कल उनकी गाड़ी को फोड़ फाड़ किए, उनको भी तकलीफ, चोट लगा, 5 लोग उसमें घायल हुए। आज हमारे यहाँ विनय बिहारी विधायक जी के यहाँ भी उनकी गाड़ी तोड़फोड़ की गई, उनके घर पे तोड़फोड़ किया गया। हमारे सांसद संजय जायसवाल के भी घर पे तोड़फोड़ किया गया है। तो कहने का मतलब है कि बच्चे समझ नहीं पाए हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं हैं, वो जो है टट्टू के घोड़े और मैं कहूँ तो विपक्ष के गुंडे हैं, जो मुंह बांध के, हमारे युवा बच्चे, युवा छात्र कभी मुंह बांध के नहीं करते हैं इस तरह का काम, और ये मुंह बांध के काम कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा चाल चल लग रहा है, और ये चाल विपक्ष। लेकिन रेणु जी, ये पूरे देश में कई राज्यों में फैला है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है या 1-2 राज्य की बात नहीं है, बहुत राज्यों में। और जिस तरह से सड़कों पर पूरे विपक्ष, तो केंद्र से ही विपक्ष ने गाइड कर रहा है ना। ये पूरे देश में जो चल रहा है केंद्र से ही विपक्ष गाइड कर रहा है। अगर इसे मौका मिलता है 1 हफ्ता, तो हम सेमिनार करते, बच्चों के साथ बैठते, बच्चों से बात करते, अगर उसमें कुछ खामियां मिलती तो उसको शायद हम लोग ठीक करते। ये तो बस आज लंच किया और दूसरे दिन से हंगामा शुरू। ये प्री प्लान है पूरे देश के लिए। लेकिन आज सरकार ने, अब देखिए रेणु जी, करने की बात कर रही है। जी, सरकार ने बदलाव भी किया है। पहले बैच के लिए उम्र की सीमा बढ़ा भी दी गई है, पहले 21 से अब 23 कर दिया गया है। तो ये सरकार मतलब संशोधन कर रही है, युवाओं की जो मांग है उसको संज्ञान में ले रही है सरकार। देखिए, इसमें बच्चों को बहुत बड़ा भविष्य मिलेगा। जो बच्चे दूसरे आप देखे होंगे कश्मीर में हैं, चाहे और जगह, किस तरह से उग्रवादी बन रहे हैं, उनको जब पैसा मिलेगा, जब सुरक्षा मिलेगी, और जब उन्हें इस तरह की व्यवस्था मिलेगी, तो ऑटोमेटिक है कि वो जो है वो काम उसमें आ जाएंगे और स्किल्ड हो जाएंगे। और स्किल्ड हो जाएंगे तो जहाँ 130 करोड़ का देश है, वहाँ हमारे बिजनेसमैन हैं, हमारे बड़े बड़े सेक्टर हैं, और भी सारे। जब हम 12 लाख रुपया दे के विदा कर रहे हैं, 4 साल के ट्रेनिंग के बाद, उसे हम बिजनेस भी कर सकते हैं, बहुत सारी हम काम कर सकते हैं। उससे भी नहीं है, बैंक गारंटी के लिए हमारे जो है पहले से ही तैयार है केंद्र हमारा, उन्हें और भी सुविधा मिल सकती है। तो सारे चीजों को समझने के बाद कभी भी छात्र ऐसा आंदोलन नहीं कर सकता। और जिस तरह से ये तो लगता है कि जिस समय जेपी आंदोलन हुआ, इस तरह का आंदोलन हुआ, उस समय देश के लिए आंदोलन हुआ, और उस तरह से जो अंग्रेजों के तरह जो काम हो रहा था, वो आज इस तरह से पूरे देश में काम हो रहा है। ये विपक्ष की साजिश है और विपक्ष इस तरह का काम कर रहा है। चलिए अरुणा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। और ये उप मुख्यमंत्री हैं बिहार की, उनका कहना है, क्योंकि बेतिया में इनके घर पे तोड़फोड़ हुई है, इनका यही कहना है कि विपक्ष करवा रहा है और विपक्ष के गुंडे हैं जो हिंसा पर उतारू हैं। बहरहाल देश की बात में आइए, हम रुक करते दिल्ली का। मुख्यमंत्री बता देंगे आपको कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो राजेंद्र नगर में उपचुनाव होने वाला, उसके लिए रोड शो कर रहे हैं। उसके ये दृश्य है, देख लीजिए, ये दृश्य है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री दिल्ली के उतरे हुए हैं प्रचार के लिए। ये इस समय चुनाव होने वाला है, क्योंकि जो यहाँ से चुने गए थे राघव चड्ढा, वो अब राज्यसभा में जा चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है। और इस चुनाव के लिए इसलिए अरविंद केजरीवाल प्रचार कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा में भी छात्रों ने NH2 जाम करने का प्रयास किया है। पुलिस पर पथराव किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने नियंत्रण के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। छात्रों ने कई वाहन तोड़े। अभी हाईवे खोल दिया गया है और इस हंगामे के बीच कई राहगीर खुद को बचाने के लिए भागते नजर आए। कुछ तो अपने परिवार और छोटे बच्चों के साथ थे जो इस हंगामे के बीच फंस गए थे। और बिहार के मधेपुरा में जो बीजेपी का दफ्तर है उसमें भी तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। सैकड़ों छात्रों ने तोड़फोड़ और आगजनी यहां पे की है। 500 से ज्यादा युवकों ने बीजेपी के दफ्तर पर हमला किया था। और आपको बता दें ये मधेपुरा का बीजेपी का दफ्तर है जिसकी ये हालत है।